बहुत स्वागत दोस्तों, आपका देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमान बने हुए हैं। आज देखिए बड़ी खबरों का दिन है। देश की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक स्टेटमेंट ने ये हलचल और बढ़ा दी है। एक स्टेट ऐसा है हमारे देश के अंदर जो बड़ा शांत रहता है, जहां के मुख्यमंत्री बड़े शांत हैं, मिलनसार हैं और बरसों से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस एटीट्यूड में चलने वाले वो हैं। नवीन पटनायक की मैं बात कर रहा हूं, उड़ीसा की। मुझे नहीं पता, शायद 15-1 साल से तो वो मुख्यमंत्री यही हैं। ठीक, अब सबसे लंबे मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बना सकते हैं ये। इनके और नरेंद्र मोदी के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं बार बार बहुत अच्छे इसीलिए कह रहा हूं, अश्विनी वैष्णव जो दिल्ली में मंत्री बने हैं, जब इनको राज्यसभा जाना था तो इंतजाम इनका किसी बीजेपी की स्टेट से नहीं हुआ था। नवीन पटनायक ने अपने कोटे से अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा भेजा था। अब आप समझ लीजिए इनके मोदी जी के साथ कितने अच्छे संबंध होंगे। अलग बात है कि अभी भी इस वक्त वहां पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी डटकर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी वहां पर तीसरी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां पर अब बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। पिछली बार 8 या 10 उसके 21 में से लोकसभा सांसद चुनकर के भी आए थे। इस बार वो नंबर वो बढ़ाना चाहती है। संबंध अच्छे होने का एक और उदाहरण यह कि चुनाव शुरू होने से पहले तक बीजेडी और बीजेपी दोनों दल समझौते के बहुत करीब पहुंच गए थे। दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठकें हुई थी, लेकिन होते होते वो समझौता नहीं हो पाया था किसी वजह से। तो दोनों दलों के रिश्ते इतने अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरी सभा में ये कह रहे हैं कि 4 जून नवीन पटनायक सरकार की एक्सपायरी डेट है। 6 जून को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तय हो जाएगा और मैं आप सब लोगों को निमंत्रण देता हूं भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का। अब आप कहेंगे क्या बड़ी बात है, नेता तो दावा करते ही थे। एग्जैक्टली यही दावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने छत्तीसगढ़ में किया था। एमपी या राजस्थान में नहीं, छत्तीसगढ़ के चुनावों के बीच में किया था और किसी स्टेट में नहीं बोले थे। वहां भी यह कहा था कि मैं आपको फलानी तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसका निमंत्रण देने के लिए आया हूं। और वो था जब कोई नहीं सोच सकता था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। बीजेपी के बड़े बड़े समर्थक कहते थे हाँ हम एमपी में बना लेंगे, राजस्थान में बना लेंगे, छत्तीसगढ़ नहीं हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ में सबसे बढ़िया बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो नरेंद्र मोदी के पास अच्छा फीडबैक था, बात हवा में नहीं कही थी। और ऐसी बात अब वो उड़ीसा के लिए कर रहे हैं। उड़ीसा को एक और कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, जो हमारा ईस्टर्न सी बोर्ड है पूरा, यहां बीजेपी की कोई सरकार ही नहीं है। उड़ीसा में कभी बीजेपी की सरकार नहीं रही, थोड़ा ऊपर चलिए बिहार में कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहा, थोड़ा और पूर्व में चलिए पश्चिम बंगाल में भी लड़ाई में ही है भाजपा। विधानसभा चुनाव में कभी बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाए, पिछली बार 77 विधायक आकर आ गए। उस रीजन में, देश के उस हिस्से में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, 4 जून को नतीजा बता देगा। सुनिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात। आप लिख लीजिए 4 जून, 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। और मैं आज यहां क्यों आया हूं? मैं आप सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है और 10 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की डेट है। और मैं आपको भुवनेश्वर में भाजपा के सरकार के शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए यहां तक आया हूं। ये तो कमाल बड़ा दावा कर दिया मोदी जी ने। क्या खबर है उड़ीसा की, समीर जी? अब पूरे देश में घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, उड़ीसा की भूल ही गए वहां विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, उड़ीसा के अंदर और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में कहा था। छत्तीसगढ़ की राजनीति और उड़ीसा की राजनीति में बहुत फर्क है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रही है, सिर्फ 5 साल सत्ता से बाहर हुई थी बुरी तरीके से, और इससे भारतीय जनता पार्टी का दावा बनता भी था कि वो वापस सत्ता में लौटेगी।
उड़ीसा की राजनीति नवीन पटनायक, उनके पहले उनके पिता बिजू पटनायक वहां के बड़े नेता रहे थे, नवीन पटनायक की 8 बार चलती रही है। और अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 23 विधायक है इस समय, अगर आप विधानसभा की बात करोगे, और 9 विधायक बिजू जनता दल के हैं 147 सीटों में से। 109 है। 109 विधायक बिजू जनता दल के हैं 147 में से, और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 23 विधायक है। मुझे लग रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उड़ीसा में ऐसा नेता नहीं है जो नवीन पटनायक की छवि के सामने खड़ा भी हो सके। तो आप आसान नहीं मानते? बिल्कुल लोकसभा में इसमें कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बनेगी। अगर 147 में से 109 विधायक बिल्कुल उड़ीसा की जनता ने दिए हैं नवीन पटनायक को, 24 साल से मुख्यमंत्री, सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, 24 ईयर से चीफ मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग, बिल्कुल 2002 में बने थे। और 5 साल पहले 147 में से 109 विधायक जीत करके आए। देखिए मैं इस पे एक बता देता हूं आपको। देखिए ऐसा नहीं कि बीजेपी के वहाँ स्ट्रांग लीडर्स नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान बहुत समय से जो है वो उड़ीसा में काम कर रहे हैं, और अब नवीन पटनायक जो है, नवीन पटनायक का जो प्रभाव है वो भी कम हो रहा है। अगर आप उनकी पार्टी को भी देखेंगे, वीके पांडियन जो कि ब्यूरोक्रेट थे, वो अब पार्टी को ज्यादा चलाते हैं। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा, जब बीजेपी से गठबंधन की कोशिशें हो रही थी तब भी पांडियन जो है वो यहाँ पर आए थे, नेगोशिएट करने आए थे। मैं तो केवल प्राइम मिनिस्टर के दावे की बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए बीजेडी को हराना वहां बहुत आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह के इनरोड्स बनाए हैं, आपको लोकसभा में भी बीजेपी जो वहां पे मेरे ख्याल से 8 सीटों पे थी, वो 12 सीटों पे जाती हुई आपको नजर आएगी। और विधानसभा में भी ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि वो एकदम बाजी पलट नहीं सकती, वहां बाजी पलट सकती। बाजी पलटेगी तो कमाल होगा। लेकिन मैं फिर छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। पहली बार मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना प्रधानमंत्री को किसी चुनावी रैली में यह दावा करते हुए कि सरकार इस दिन बनेगी, मैं आपको न्योता देने आया हूं। छत्तीसगढ़ में कहा हुआ, अब वही बात दोहरा रहे हैं उड़ीसा। देखिए अभी नवीन पटनायक ने बहुत बढ़िया बात बोली अभी रैली में। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को चुनौती दी थी, नाम नहीं लिया उन्होंने क्योंकि बहुत अच्छे मित्र है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रचार करे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जाके कहते हैं कि मेरे सामने विपक्ष का नेता कौन है देश का प्रधानमंत्री जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है, विपक्ष नाम ले। बोले मैं उड़ीसा में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से कहता हूं वो बताए मेरे सामने आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। 7 दिन हो गए, भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब संबंध दोनों के बहुत अच्छे हैं, लेकिन चुनाव तो दोनों ही पार्टियां लड़ रही है ना। सवाल ये है जी। नहीं देखिए, नवीन पटनायक की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का 25 साल पुराना रिश्ता है। 2000 के बाद 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार के कार्यकाल को कम करके यानी प्रीपोन कर दिया था चुनाव, तो नवीन पटनायक ने भी विधानसभा का चुनाव प्रीपोन कर दिया था। और कमाल की बात यह है कि उस वक्त नुकसान जैसे यहां हुआ था तो वहां सरकार भले बना ले गए, लेकिन उनको भी उसके बाद नुकसान हुआ, और उसके बाद दोनों पार्टियों के बीच में रिश्ते खट्टे हो गए। उसकी वजह यही रही कि भारतीय जनता पार्टी वहां अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। अब अगर चुनाव दर चुनाव देखेंगे तो पिछले 24 वर्षों में सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है वो, पिछले 24 वर्षों में जहां तक नवीन पटनायक उड़ीसा को लेकर गए हैं वो कमाल है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में उड़ीसा में केंद्रीय योजनाओं के जरिए विकास के जो काम हुए हैं उसकी चर्चा दिल्ली का मीडिया, हम सारे लोग कम कर पाते हैं। सही बात है। जो उड़ीसा के लोग हैं आप उनसे बात कीजिए। मेरी चूंकि देश का कोई हिस्सा नहीं जहां बात ना होती हो, जब वहां के लोगों से हम बात करते हैं तो वहां कहते हैं कि आप लोग बात ही नहीं करते। नवीन पटनायक तो उस चीज को खा रहे हैं कि बहुत अच्छी छवि, यहां कोई उस तरह से लड़ने वाला नेता नहीं मिला, कांग्रेस एकदम से सरेंडर कर गई, और जो पिछड़े इलाके हैं वहां कुछ कुछ काम हो गया। यानी काला हांडी जिस राज्य में रहा हो उस राज्य में कुछ कुछ काम हो गया। उनका यह कहना है जो वहां के लोग हैं कि केंद्र की योजनाओं ने उड़ीसा के लोगों के जीवन में जो चमत्कारिक परिवर्तन किया है, आदिवासी इलाकों में जो भारतीय जनता पार्टी का संदेश गया है, वो 2024 में चमत्कारिक परिणाम ला सकता है। आप मोदी के दावे को मानने के लिए तैयार हैं? बहुत हद तक मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। अब अभी ये लगता भले, लेकिन ये हो सकता है। फेयर में 2-3 चीजें जोड़ देता हूं। उड़ीसा के अंदर 33% महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण था, नवीन पटनायक ने उसे 50% किया। और हिंदुस्तान का ऐसा अकेला उड़ीसा राज्य है जहां 50 लाख से ज्यादा महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप नवीन पटनायक ने तैयार करा, जो अपने दम पर अर्न करती है। नवीन पटनायक के काम की हर कोई तारीफ करता है। नवीन पटनायक मोदी की बहुत तारीफ करते हैं, और मोदी कह रहे हैं नवीन पटनायक सरकार की एक्सपायरी डेट है, वहां भाजपा की सरकार बनेगी। रागिनी, शॉर्ट कमेंट इस पर। देखिए, वैचारिक तौर पर सच बोलूं तो नवीन पटनायक का भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं है। चाहे वो राम मंदिर मुद्दे हो, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का मामला हो, ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि नवीन पटनायक आकर के केंद्र का विरोध कर रहे हों। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है
कि नवीन पटनायक का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं। अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि कौन ऐसा स्वच्छ छवि वाला है, तो वो एक परिवार की पार्टी से आए हैं, पारिवारिक पार्टी से ही आए हैं, लेकिन एक साफ सुथरे छवि है, क्योंकि उनका भी कोई वारिस नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इतने काम होने के बावजूद भी एक ढंग से आप कह सकते हैं कि बिहार से बुरी स्थिति थी उड़ीसा की। आज यदि आप तुलना करेंगे कि तो आपको पता लगेगा कि जो उड़ीसा है वो बिहार से बहुत आगे निकल चुका है विकास कार्यों को लेकर। फिर भी परिवर्तन चाहेंगे वहां के लोग, और मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं फिर भी, और ये उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की देन है। जितने भी सांसद, जितने भी विधायक और जितनी केंद्रीय योजनाओं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। बहुत ईमानदारी से नवीन पटनायक ने लागू आप किया। यकीन कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वहां सत्ता पलट सकती है। देखिए, मैं तो कहता हूं कि बंगाल और ये दोनों ऐसे जगह हैं जहां पर आपको बहुत आश्चर्यजनक परिणाम, सुखद परिणाम मिलेंगे। सर, समय आज कम है, थोड़ी और खबरें रह गई, जल्दी जल्दी बात करता हूं मैं। यूपी में दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए, दो तीन। देखिए, बैंगलोर में एक मीटिंग हुई अमित शाह की और राजा भैया की। राजा भैया की अपनी पार्टी है कुंडा, जहां से, जिसके नजदीक से हैं हमारे विधायक हैं भाई, आपके विधायक। हाँ, तो उनका वहां बड़ा प्रभाव है। वहां लोकसभा लगती है। सर बताइए कौन सी? विनोद सोनकर जहां सांसद, विनोद सोनकर, कौशाम्बी लोकसभा राजा भैया, जिसमें कौशाम्बी जिले की सीट पड़ती है और प्रतापगढ़ की। अब ये मीटिंग हुई और इसके बाद माना गया कि राजा भैया को मैनेज कर लिया गया है। कौशाम्बी की सीट बीजेपी के लिए कुछ सरल हो गई, क्या है इसमें जरा? नहीं, निश्चित तौर पर अगर रघुराज प्रताप सिंह, और जो कहा जा रहा था कि वो एक साझा प्रत्याशी होगा, अगर वो प्रत्याशी उतरता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होती। और सिर्फ कुंडा नहीं, कुंडा और बाबागंज दोनों, पहले दो सीट हुआ करती थी, कुंडा और बिहार सुरक्षित थी, अब बाबागंज सुरक्षित हो गई है। तो जैसे लोग कहते हैं ना, तो रघुराज प्रताप सिंग अपने आदमी को वहां से जिताते हैं, तो दो विधायक उनके अब उन्होंने बीजेपी को बैक कर दिया। वो अब लग रहा है कि अच्छा सर, जल्दी एक खबर, जल्दी से दूसरी खबर इसी में जोड़ दीजिएगा। दूसरी खबर यह है कि जौनपुर से बीएसपी अपना कैंडिडेट बदल रही है। धनंजय सिंह ये बाहुबली हैं, अभी ये बेल पर बाहर आए हैं। इनकी पत्नी को टिकट दिया था बसपा ने और श्रीकला को, और ये अपना कैंडिडेट बदल दिया इन्होंने। इसको भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है, कैसे? देखिए, इस लिहाज से है कि वहाँ ये इसके पहले भारतीय जनता पार्टी से केपी सिंह थे, फिर वो हारे थे, श्याम सिंह यादव जीत गए थे। धनंजय सिंह एक बार वहां से सांसद रहे, लेकिन धनंजय का अपना प्रभाव है। धनंजय बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं, जौनपुर में उनका अपना प्रभाव है। अगर वो बसपा के प्रत्याशी होते तो शायद राजपूतों का वोट उधर जाता हुआ दिखता और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल होती। अब वो श्याम सिंह यादव अगर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समीकरण के लिहाज से तो जौनपुर भी सद गया और इसके साथ कौशाम्बी भी सद गया। देखिए, जहां तक राजा भैया का सवाल है, राजा भैया का बीजेपी और सपा दोनों से ही बड़े अच्छे संबंध रहे हैं काफी समय तक। बीएसपी से उनका हमेशा जो है वो 36 का आंकड़ा रहा है। कल्याण सिंह ने पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन कल्याण सिंह बाद में उनको के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे गुंडागर्दी को लेकर, वो भी हमें सोचना चाहिए। उसके बाद बीजेपी के। आज खबरें ज्यादा हो गई और समय हमारे पास कम पड़ गया चर्चा का।